वह शैंपेन खोल रहा था जब कॉर्क गलती से झूमर से टकरा गया और गिरते हुए क्रिस्टल ने डांस फ्लोर के कांच को चकनाचूर कर दिया। लोग अनजान थे, वे जंगली अंदाज में नाचते रहे, अपने पैरों के नीचे फैलती दरारों से पूरी तरह बेखबर। ओवरलोड की गूंज से स्टील की रिवेट्स भी टूटकर अलग हो गईं। इसी बीच छत पर एक शरारती बच्चा था जिसने एक सिक्का फेंका, जिसे ऊंचाई पर बहती हवा के झोंके ने वेंटिलेशन सिस्टम में खींच लिया। कई बार लुढ़कने के बाद वह आखिरकार एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड्स में फंस गया। फैन की जबरदस्त ताकत से ब्लेड्स बाहर निकल गए और वे पास की गैस पाइप से टकरा गए। लीक होती गैस वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए पार्टी हॉल में तेजी से भर गई। मौत ने सारी शर्तें पूरी कर दी थीं और यह घटिया इमारत जो 5 महीने पहले ही पूरी कर दी गई थी, अब उनकी कब्र बनने वाली थी। उसने अपने मंगेतर को मौत के मुंह में झूलते हुए देखा। एलिस मदद के लिए दौड़ी, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाने में इतना व्यस्त था कि किसी ने उसकी परवाह नहीं की। आखिरकार उसका मंगेतर गिर गया। बैंक्वेट हॉल में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई थी। मेहमान बेतहाशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। एक महिला ने गलती से शेफ की हॉट पॉट गिरा दी और पल भर में ही आग ने उसके शरीर को घेर लिया। वह बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगी और सीधे लीक हो रही गैस में जा घुसी। आखिरी समय में उस महिला ने अपने बेटे को ट्रॉली में धकेल दिया, पर वो खुद जलकर राख हो गई। दुनिया का वो शानदार रेस्टोरेंट अब उनकी कब्रगाह बन गया। वेटर ने घबराए हुए लोगों को सीढ़ियों से नीचे का रास्ता दिखाया और सब बाहर की ओर भागे। शरारती बच्चा बिना झिझक सबसे आगे चल पड़ा, लेकिन घटिया निर्माण के पीछे भी एक वजह थी। आखिरकार केवल वही शरारती बच्चा बचकर निकल पाया। अब लिफ्ट ही एकमात्र बचाव का रास्ता थी। सब उसकी ओर दौड़ पड़े और उसे भर दिया, लिफ्ट की 8 लोगों की क्षमता भूलकर। पर इस बार एलिस पीछे रह गई और एक लाचार बुजुर्ग ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। जल्द ही उसे अपनी किस्मत का सामना करना पड़ा। लिफ्ट पहले से ही भरी हुई थी और वेटर ने उससे कहा कि वह अगली लिफ्ट का इंतजार करे, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी मूर्ख नहीं था। उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे में फंस गया। आखिरकार लिफ्ट और इंतजार नहीं झेल सकी। अब जब रेस्तरां का आधा हिस्सा आग की लपटों में था, बाकी बचे लोग दूसरी ओर भाग गए, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने संतुलन तोड़ दिया। मेजों पर रखी शराब की बोतलें गिर गईं और ऊपर की छत में दरार आ गई। हॉल का दाहिना हिस्सा वजन के बदलाव से टूट गया। शुक्र है एलिस उस दरार के पास थी और बाल बाल बच गई। उसने बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से यह कांच फर्श वाले कांच से ज्यादा मजबूत था, जिससे वह थोड़ी देर के लिए अपनी जान बचाकर निकल सकी। लेकिन मौत का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। पीछे से एक अजीब सी आवाज आई और सबकी नजरें झूलते हुए पियानो की ओर घूम गईं। झूम रहा था झूमर पर रखा वह जानलेवा सिक्का भी। वह ठीक पियानो पर आकर गिरा और ऊंट की कमर तोड़ने वाली आखिरी चीज बन गया। विडंबना यह रही कि केवल वह शरारती बच्चा ही बच पाया। हजारों टन घटिया निर्माण के बोझ तले इमारत गिरने लगी और एलिस अकेली जीवित बची, लेकिन अब सैकड़ों मीटर ऊपर फंसी हुई थी। मौत अब सिर्फ वक्त की बात थी। उसी समय वह लड़का जिसे उसकी मां ने धातु की अलमारी में बंद कर दिया था, बाहर निकल आया। एलिस को तब एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। हालांकि उम्मीद खत्म हो चुकी थी, फिर भी वह लड़के को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। हॉल का बाकी हिस्सा गिरने से पहले दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। टूटे हुए मलबे ने जमीन को नर्क जैसा गड्ढा बना दिया और एलिस की सगाई की अंगूठी पत्थर की दीवार पर 2 स्टील की छड़ों के बीच फंस गई। वे दोनों हवा में लटके हुए थे। उन दोनों के संयुक्त वजन से जल्द ही एलिस की उंगली टूट गई। कॉलेज की छात्रा कैटलिन अचानक जाग गई। ये वही डरावना सपना था जो वह 2 महीने से देख रही थी। और भी अजीब बात यह थी कि सपने में एलिस नाम की जो महिला थी, वह असल में उसकी दादी थी। तुमने सही सुना, एलिस जो टावर से गिरी थी मरी नहीं थी। उसके साथ क्या हुआ ये धीरे धीरे कहानी में सामने आएगा। हर रात कैटलिन डरावने सपने से जाग जाती थी। पुरानी अनिद्रा से उसके अंक गिर गए थे। इस बुरे सपने से हमेशा के लिए छुटकारा पाने को उसे अपनी लापता दादी को ढूंढना था, पर पिता ने उन्हें देखने से मना किया और कैटलिन की माँ भी 10 साल पहले भाग गई थी।
उसका भाई चाचा से मिलने की तैयारी में था ताकि दादी का सुराग मिले। कैटलिन भी साथ गई। दादी एलिस के जिक्र पर चाचा का चेहरा बदल गया और उन्होंने उसे पागल कहकर कैटलिन को दूर रहने की चेतावनी दी। कैटलिन हैरान रह गई। कोई अपनी ही माँ के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? हमारे पिता के मरने के बाद आयरिस पूरी तरह टूट गई थी। वह हमें स्कूल नहीं जाने देती थी। वह हमें घर के अंदर बंद कर देती थी। वह हर भयानक तरीके के बारे में सोचती रहती थी जिनसे हम मर सकते थे। राज्य ने हस्तक्षेप किया और तुम्हारी माँ और मुझे उससे दूर ले गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने हमें फोस्टर केयर के दौरान भी ढूंढ निकाला और जब बच्चे पैदा हुए तो उसने हमें भयानक चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी जिनमें अखबार की मृत्यु सूचनाएं और मरे हुए लोगों की डरावनी तस्वीरें होती थी। हमें जगह बदलनी पड़ी ताकि वह हमसे संपर्क न कर सके। कैटलिन उन तस्वीरों को देखना चाहती थी लेकिन उसके चाचा और कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, तो वह मदद के लिए अपनी चाची के पास गई। कुछ मनाने के बाद उसकी चाची आखिरकार मान गई और उसे बताया कि दादी की चिट्ठियां डाइनिंग रूम की एक दराज में छुपी हुई हैं। डिब्बा खोलने पर उसमें दादी एलिस और दादाजी की एक फोटो थी जिसकी पृष्ठभूमि उसकी सपने वाली उसी स्काई रेस्टोरेंट की थी। इससे साबित हो गया कि यह कोई सपना नहीं था। लिफाफे पर लिखे पते के अनुसार कैटलिन दादी के घर पहुंची। उस जगह की हर चीज अजीब थी। छत नुकीले कांटों से ढकी थी और आंगन शाखाओं से बने रोड ब्लॉक्स से घिरा हुआ था। वह घर कम और किसी कयामत के किले जैसा ज्यादा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, मौत ने अपनी योजना शुरू कर दी थी। दरवाजा बंद करो, जल्दी जल्दी। जब दादी को कैटलिन के आने का कारण पता चला तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह सिर्फ कैटलिन का ही डरावना सपना नहीं था बल्कि दादी की अपनी भी पूर्वाभास थी। असल में हादसा होने से पहले ही एलिस को यह आभास हो गया था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपने पास शरारती बच्चे को और अपने प्रेमी को प्रपोज करते हुए देखकर सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा उसने अपने पूर्वाभास में देखा था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। सभी लोग मरने वाले हैं। पूरा इमारत गिरने वाली है। क्या तुम सच कह रही हो? पेनी। शरारती बच्चे को सिक्का फेंकते हुए देखकर एलिस तुरंत आगे बढ़ी, उसके हाथ से सिक्का छीन लिया और नीचे की ओर भाग गई। एक बर्तन का ढक्कन लेकर उसने शेफ की आग बुझा दी। इसी समय शीशे पर दरारें तेजी से फैलने लगीं। एलिस तुरंत मंच पर दौड़ी और सभी को चिल्लाकर बाहर निकलने के लिए कहा, वरना उनके पैरों के नीचे का शीशा कभी भी टूट सकता था। शुरुआत में सुरक्षा गार्डों को लगा कि वह पागल हो गई है, लेकिन जब उन्होंने अपने पैरों के नीचे दरारें देखीं, तो वे सभी वहां से चले गए। हालांकि आपदा यहीं खत्म नहीं हुई। एलिस के हस्तक्षेप ने उन लोगों की जान बचा ली जो मरने वाले थे, लेकिन अगले वर्षों में मौत धीरे धीरे उस रात के बचे हुए लोगों को ले गई, जिसमें एलिस का पति भी शामिल था। उस पल के बाद से उसने कभी अपने दोनों बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया और अपना सारा समय अजीब तरह की मौतों के बारे में शोध करने में बिताया। उसका घर एक शरण स्थली था जिसे उसने खुद बनाया था। एलिस 30 साल तक छुपी रही और अब वह मौत की हर चाल को भांपना सीख चुकी थी। वह उसकी मौजूदगी तक महसूस कर सकती थी, लेकिन मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। तो 2 महीने पहले मौत ने उसे कैंसर दे दिया और संयोग से लगभग उसी समय कैटलिन को बार बार डरावने सपने आने लगे। एलिस ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी पोती ने उसकी पूर्वाभास की शक्ति विरासत में पाई है, लेकिन जब एलिस मुड़ी तो वह गलती से एक आवर्धक कांच को छू बैठी। एकत्रित धूप धातु की प्लेट पर परावर्तित हुई और ठीक उसी के पास की रस्सी पर जा लगी। रस्सी के नीचे एक गमला लटका हुआ था। मैं तुझे देख रही हूँ हरामी। सालों के जीवित रहने के अनुभव ने एलिस को एक पल में सतर्क कर दिया। कोई खतरा उसकी नजर से नहीं बचता था। उसने अनुभव नोटबुक में लिखे ताकि कैटलिन सीख सके, क्योंकि अगर वह मर गई तो मौत उसके परिवार तक पहुंच जाएगी। ये बेतुकी बातें कैटलिन को डरा गईं। उसके चाचा सही थे, दादी सच में पागल थी। वह जाने ही वाली थी, लेकिन एलिस ने जल्दी से कहा, कम से कम नोटबुक तो ले लो। लेकिन कैटलिन दरवाजे से बाहर भाग गई। एलिस उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, अचानक रुक गई। बाहर की अशुभ हवा को देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि मौत ने बाहर जाल बिछा रखा है। अगर वह बाहर कदम रखती तो निश्चित ही मर जाती, लेकिन अपने परिवार की आखिरी नस्ल की रक्षा के लिए वह फिर भी बाहर चली गई। आखिरकार उसका समय खत्म हो रहा था। उसने अपना डर दबाया और नोटबुक कैटलिन की बाहों में थमा दी। क्या देखना ही मानना है? अगले दिन एलिस का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद कैटलिन ने आखिरकार अपनी दादी की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसी समय दूर से एक लंबे समय से खोया हुआ आरवी दिखाई दिया। कैटलिन की माँ मे आखिरकार वहाँ पहुँची, लेकिन कैटलिन ने नाराजगी से देखा।
सोचते हुए कि उसकी माँ ने कभी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, वह गुस्से में घर जाकर जांच करने लगी। मौत को समझने के लिए उसने मेरा अकाउंट पेज खोला और मेरी फाइनल डेस्टिनेशन व्याख्याओं के सभी 5 भाग देखे। इसी बीच अपनी बहन की वापसी का जश्न मनाने के लिए उसके चाचा ने अपने घर पर एक पारिवारिक सभा रखी। उन्हें क्या पता था, पूरा आंगन पहले ही मौत की छाया में घिर चुका था। उसके चचेरे भाई ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया, लेकिन सफाई करते समय उसने यह नहीं देखा कि कांच के टुकड़े बर्फ में मिल गए थे। बाद में उसने गलती से वे कांच के टुकड़े एक ड्रिंक में डाल दिए। जब सब ने अपने गिलास उठाए तो उसका चचेरा भाई अचानक घुटने लगा। शुक्र है यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था, लेकिन कैटलिन के लिए यह एक बुरा संकेत था। वह तुरंत अपने चाचा के घर की ओर भागी। रास्ते भर अपने भाई चार्ली को फोन करती रही, लेकिन चार्ली ट्रैम्पोलिन पर कूद रहा था और उसने अपना फोन नहीं सुना। और भी बुरा यह था कि ट्रैम्पोलिन के नीचे एक तेज रेक पड़ा हुआ था। ट्रैम्पोलिन पहले से ही खराब गुणवत्ता का था और उसके चाचा ने भी उस पर कूदने की जिद की। शुक्र है मैं काफी तेज थी और उसने समय रहते उन्हें रोक लिया। रेक को बिस्तर के नीचे से खींचकर वापस उसकी जगह रख दिया। उन्हें यह पता नहीं था कि यह सब मौत की योजना का हिस्सा था और उसकी चाची वह मुख्य किरदार बनने वाली थी जो इस बटरफ्लाई इफेक्ट को शुरू करेंगी। उसी समय कैटलिन वहां पहुंची और उसने चारों ओर के खतरों का जायजा लिया, पर तब तक काफी देर हो गई थी। बहुत देर हो गई। यहाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, अच्छा है। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। पुरानी बातें अब बीत चुकी हैं। परिवार के सदस्यों की मौतें हादसे हो सकती हैं, लेकिन सभी का हादसों में मरना नामुमकिन है। इससे कैटलिन को अपनी दादी की चेतावनी और भी सच लगने लगी। उसने नोटबुक निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। नोटबुक का पहला पन्ना वही सिक्का था जिसे दादी एलिस ने शरारती बच्चे से छीना था, मौत का सिक्का। हर अगले पन्ने पर अलग अलग अजीब और रहस्यमय मौतों का दस्तावेज था, जिनमें पार्ट 2 की लॉगिंग ट्रक की घटना और पार्ट 1 का प्लेन क्रैश भी शामिल था। और भी ज्यादा डरावना था उसके चाचा के परिवार के हादसे का एक दृश्य। कैटलिन ने सारी जानकारी जोड़कर एक डरावने नतीजे पर पहुंची। उसने अपने परिवार को बताया कि एलिस के हस्तक्षेप के कारण जो लोग मरने वाले थे वे बच गए। फिर उन बचे हुए लोगों की संतानें हुईं, लेकिन उनका अस्तित्व कभी होना ही नहीं था। इसलिए मौत एक एक करके उन्हें लेने आई और जो लोग पहले 5 भागों में मरे थे वे सभी स्काई रेस्टोरेंट के बचे हुए लोगों की संतानें थे। दूसरे शब्दों में एलिस ही इस सब की जड़ थी। कैटलिन की सोच के अनुसार मौत उम्र के क्रम में उन्हें लेने आती, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग बच गए थे और मौत ने वर्षों तक उनकी सूची तैयार की थी। जब एलिस की बारी आई तो वह सेफ हाउस में छुप गई और जब तक वह जिंदा रही उसने दशकों तक मौत को रोक दिया। जब तक वह जिंदा थी उसके वंशजों की बारी नहीं आती। यह अपने परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन अब जब एलिस मर चुकी है तो मौत उम्र के अनुसार सबको लेने का सिलसिला शुरू कर देगी। सबसे पहले बूढ़े चाचा की बारी आई। कैटलिन के पिता और चाची को छोड़कर, जिनका एलिस से खून का कोई रिश्ता नहीं था, बाकी सभी लोग ठीक थे। मारे गए लोगों की पूरी सूची। सबसे पहले हमें उनके परिवार के सदस्यों से ही जांच की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब एरिक, अब तुम्हारी बारी है, भाड़ में जाओ। फिर ये जूलिया के पास जाएगा, फिर बॉबी के पास, फिर ये हमारे खेत की ओर आएगा। सबसे पहले डार्लिन, फिर मैं, फिर चार्ली। इन बेतुकी बातों को सुनकर सभी को लगा कि एलिस ने कैटलिन का ब्रेन वॉश कर दिया है और वह पागल हो गई है। वे गुस्से में वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली खतरा तो अभी आने वाला था। उस रात उसका चचेरा भाई एरिक टैटू की दुकान पर काम पर लौट आया। आखिरी ग्राहक को विदा करने के बाद उसने कुछ हैवी मेटल संगीत बजाया। उसने सफाई के लिए अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर उठाया। वह बिल्कुल अनजान था कि स्पीकर पर रखा सजावटी सामान संगीत के साथ झूल रहा था, क्योंकि दुकान में बहुत गर्मी थी। उसने लापरवाही से पंखा चला दिया, जो उसी पल एक बड़ी मुसीबत का कारण बन गया। कैटलिन ने उसे सावधान रहने के लिए एक संदेश भेजा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बस एक दोस्ताना जवाब भेज दिया। अपने पिता के शब्दों को स्क्रीन पर देखते हुए भावनाओं में डूबे एरिक ने अपने आंसू पोंछते हुए एक ऐसा गाना चला दिया जिसमें तड़प झलकती थी। उसने अपने हाथ पर अपने पिता का नाम गुदवा लिया। जैसे ही वह दुख में डूबा हुआ था, एक हादसा हो गया। स्पीकर से आई कंपन ने सजावटी सामान को गिरा दिया और इसके बाद तितली प्रभाव की एक श्रृंखला शुरू हो गई। आखिरकार उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को गिरा दिया।
टूटे हुए कांच की आवाज ने एरिक का ध्यान खींचा। ठीक उसी समय जब वह उठकर देखने ही वाला था, उसने गलती से सैनिटाइजर गिरा दिया। इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। सैनिटाइजर ने बोतल का ढक्कन खोल दिया और उसी पल छत से एक चेन अचानक गिर गई और वह उसकी नथुने की अंगूठी में फंस गई। और भी बुरा हुआ, जैसे ही पंखा घूमता रहा, चेन और कसती गई। एरिक नाक के सहारे खिंच गया। उन्हें ऊंची जगह खड़ा होना पड़ा चेन हटाने और वक्त पाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने आग लगा दी। धत तेरे की एक अगली सुबह कैटलिन अपनी चचेरी बहन के बारे में अपनी चिंताओं को दूर नहीं कर पाई। वह गाड़ी चलाकर उसके घर गई, लेकिन चार्ली को टैटू की दुकान में आग लगने की खबर मिली। कैटलिन का ध्यान एक पल के लिए भटक गया और वह गलती से एक राहगीर से टकरा गई। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? एरिक, अप्रत्याशित रूप से एरिक को गुलाम बना लिया गया था। कैटलिन हैरान थी, मौत ने उसे क्यों बख्श दिया? फायर फाइटर ने कहा था। मैं बहुत किस्मत वाला था कि मैंने वो लेदर जैकेट पहनी हुई थी। बेली जल गया। एरिक को लगा कैटलिन अति रिएक्ट कर रही है। इस दुनिया में मौत कैसे हो सकती है? लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, मैं पागल हूँ। हे भगवान, ये क्या बकवास है? हालांकि यह एक झूठा अलार्म था, कैटलिन को और भी ज्यादा लगने लगा कि हर जगह खतरा मंडरा रहा है। सड़क किनारे शाखाएं काटने के औजार और बच्चों के पैरों के नीचे फुटबॉल कभी भी उसकी जान ले सकते थे। तीनों दरवाजे पर पहुंचे और संयोग से सुबह की दौड़ की तैयारी कर रहे कजिन से मिल गए। तभी एक कचरा गाड़ी वहां रुकी। कैटलिन ने एरिक को पास न जाने को कहा, वरना वह कुचल देगी, पर उसने गाड़ी का मजाक उड़ाया। मौत का मजाक उड़ाने पर भी कुछ नहीं हुआ। उसकी कजिन को लगा ये सब बेकार है और वह दौड़ने लगी। उसे क्या पता था कि असली मौत का खेल तो अब शुरू होने वाला है। तीनों तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि कचरा गाड़ी कचरा उठाने के बाद उसके डिब्बे को दबा देती है। अगर वे जल्दी नहीं करते तो उसकी कजिन कुचल जाती। कैटलिन ने बिना झिझके ट्रक पर चढ़ने का फैसला किया। चूंकि ड्राइवर ने हेडफोन लगा रखे थे, संगीत सुन रहा था और महिलाओं की तस्वीरें देख रहा था, इसलिए वह उनकी आवाज नहीं सुन सका। इस समय कैटलिन पहले ही ट्रक की छत पर पहुंच चुकी थी। भाइयों ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी और अपने शरीर से कचरा गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात और बिगड़ गए। ट्रक के ब्रेक लगाने की वजह से उसकी कजिन फिर से गिर पड़ी। इसके बाद परिवार ने कैटलिन की बात मानी, पर वह उलझन में थी। मौत ने एक कजिन को छोड़ दूसरी कजिन जूलिया को क्यों चुना? तभी उसकी आंटी ने सालों पुराना राज खोल दिया। सच तो ये है कि एरिक हॉवर्ड का अपना जैविक बेटा नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा और फिर भी मेरी बेटी मर गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम्हारा किसी से अफेयर था? तुम्हारे पापा और मैं खुश थे। माफ करना, लेकिन ये अच्छा था क्योंकि मुझे तुम मिली। मैंने तुम्हें उस सब से बाहर निकाल लिया। कौन बहुत बुरा रहा है? जेरी फेनबरी। ओह, क्या आप जेरी फेनबरी हैं? मैं शिट, जेरी फकिंग फेनबरी। हैरानी की बात है, मौत के पास भी पैटर्निटी टेस्ट की क्षमता है। एरिक खुश हो या दुखी, पर सवाल ये है कि अगला निशाना कौन है? अब बच्चे की बारी है। कैटलिन ने जल्दी से नोटबुक पलटी ताकि कोई काम की जानकारी मिल सके, और उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम गीबा था, जो मौत के पीछा करने से बच निकला था। शायद उसके पास कोई हल हो। मे को याद आया कि एलिस ने उसका जिक्र किया था। वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक अस्पताल में काम करता था, तो परिवार ने साथ जाने का फैसला किया। रास्ते में मे ने घर छोड़ने की सच्चाई कबूल की। पता चला कि दादी के प्रभाव में आकर वह भी पैरानॉइड हो गई थी। जैसे जैसे भाई बहन बड़े हुए, उसे चिंता होने लगी कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो बच्चे भी उसका दुखद बचपन दोहराएंगे। तभी उसने घर छोड़ने का फैसला किया था। यह सुनकर कैटलिन को आखिरकार सब समझ आ गया। जल्द ही वे अस्पताल पहुंचे और गीबा को ढूंढ लिया।
वह सिर्फ पिछली फिल्मों का एनपीसी नहीं था, बल्कि वही लड़का था जिसे एलिस ने अपनी पूर्वाभास में बचाया था। इन सभी वर्षों में वह एलिस के साथ मिलकर मौत से लड़ता रहा था, इसलिए उसे मौत के नियमों की पूरी जानकारी थी। गीबा ने उन्हें बताया कि मौत का पीछा करने से बचने के लिए 2 विकल्प हैं। एक रास्ता था भाग 5 की तरह किसी निर्दोष को मारकर जान बचाना, या भाग 2 में किम्बरली की तरह दिल रोककर फिर जीवित होना। पर यह जोखिम भरा था। अगर मौत को इस धोखे का पता चला तो अंजाम और भी भयानक होता। असल में गीबा मौत के पीछा करने से बच नहीं पाया था। वह अभी भी जिंदा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एलिस के पीछे था। उसे एलिस के परिवार के पूरी तरह से खत्म होने का इंतजार करना था, तभी उसकी बारी आती। उसके लिए डर के मारे छुपने के बजाय अपने आखिरी दिनों का आनंद लेना बेहतर था। यह कहने के बाद वह अस्पताल से चला गया। कुछ ही समय बाद गीबा के अभिनेता टोनी टॉड का कैंसर से निधन हो गया। गीबा की बातों ने सभी को उलझन में डाल दिया, क्योंकि वे दोनों ही तरीकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब वे असमंजस में थे, एरिक बच्चे को प्रसूति वार्ड में ले गया। स्पष्ट था कि एक बच्चे को मारना कम से कम कई दशकों की जिंदगी दिला सकता था, लेकिन यह बहुत ही क्रूर था। बेबी ऐसा नहीं कर सका, तो अब एकमात्र विकल्प बचा था किम्बरली के लगभग मृत्यु अनुभव को दोहराना। इसलिए दोनों ने अपना खतरनाक प्लान शुरू किया। चूंकि बेबी को मूंगफली से गंभीर एलर्जी थी, एरिक ने योजना बनाई कि वह उसे मूंगफली चॉकलेट का पूरा डिब्बा खिलाएगा। एलर्जी की प्रतिक्रिया से उसका दम घुटेगा, फिर डॉक्टर उसे बचा लेंगे। लेकिन अनपेक्षित रूप से योजना की शुरुआत ही असफलता से हुई। वेंडिंग मशीन खराब हो गई और चॉकलेट अंदर ही फंस गई। गुस्से में एरिक ने मशीन को पीटना शुरू कर दिया और कुछ ही वार में कांच टूट गया। यह मामूली सा दिखने वाला काम बाद में होने वाली त्रासदी की भूमिका बन गया। फिर और झटकों के बाद मशीन ने आखिरकार चॉकलेट बाहर निकाल दी। दोनों एमआरआई रूम में दौड़ पड़े। एरिक ने व्हील चेयर लाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसने मौत का स्विच ट्रिगर कर दिया। एमआरआई मशीन धीरे धीरे चालू हुई, जैसे शैतान की आंखें बेबी को घूर रही हों। कुछ ही देर में एरिक व्हील चेयर लेकर लौट आया और दोनों ने अजीब घटना पर ध्यान नहीं दिया। अपने भाई को लगभग मृत्यु की स्थिति में पहुंचाने के लिए एरिक ने जान बचाने वाला एड्रेनालिन जानबूझकर हटा दिया। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद बेबी ने आखिरकार मूंगफली वाली चॉकलेट खा ली। जैसे ही उसने निगला, उसके शरीर ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। जीवित रहने की प्रवृत्ति से उसने एरिक के हाथ से एड्रेनालिन छीन लिया। इसी दौरान एमआरआई मशीन की चुंबकीय शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई। अगर उसे सीमा तोड़नी थी तो उसे मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता। इसी समय एरिक का फोन मशीन में खींच गया और सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिया गया। क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं इस बात को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा सोचना भी गलत होगा और मैं इसके लिए कभी भी अपनी सहमति नहीं दूंगा। नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरी तरह से गलत है और मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं, यह नामुमकिन है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं बार बार यही कहूंगा कि यह सही नहीं है और मुझे यह किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। नहीं, कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। मैं इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बेबी का एड्रेनालिन अभी भी एरिक के हाथ में था। जैसे जैसे चुंबकीय शक्ति बढ़ती गई, फ्रंट डेस्क पर मौजूद नर्स ने असामान्यता को नोटिस किया। सारे धातु के सामान दरवाजे से चिपक रहे थे। उसे लगा कि मैग्नेटो अस्पताल आ गया है और वह चुंबकीय दिशा जांचने आई। इसी समय बेबी संघर्ष करते हुए रेंगती हुई पास आ रही थी और एरिक के हाथ से एड्रेनालिन छीन लिया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। चुंबकीय शक्ति स्तर, जैसा कि हमने देखा, अब यह संख्या सफलतापूर्वक बढ़कर कुल 7 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। कैटलिन के परिवार ने वहां पहुंचकर बेबी की मौत देखी। जैसा गीबा ने कहा था, एरिक का चाचा से खून का रिश्ता न होने पर भी उसने मौत की योजना रोकी और उसे कीमत चुकानी पड़ी। अब चाचा का पूरा परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अगली बारी कैटलिन के परिवार की थी। वे मौत का इंतजार नहीं करना चाहते थे। उसने एलिस की तरह खुद को सुरक्षित घर में बंद करने की सोची। मौत उन बच्चों के पीछे नहीं आएगी। भाई बहन माँ को साथ ले निकले। उम्मीद थी कि कैटलिन की शक्ति मदद करेगी, पर निकलते ही नोटबुक से सिक्का गिरा और एक बुढ़िया ने उसे उठा लिया। यह भी आने वाली घटनाओं का संकेत था। समूह की शुरुआत ही अशुभ रही और वे लगभग एक दुर्घटना का कारण बन गए। तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए। हाँ। सौभाग्य से ड्राइवर बदलने के बाद वे सुरक्षित रूप से दादी के घर पहुंच गए, लेकिन घर में एक अजीब सा माहौल था। छत पर चमकती तारों को देखकर कैटलिन की प्रवृत्ति ने उसे बताया कि मौत अब कुछ करने वाली है।
उसने एक्सीलरेटर दबाया और सीधे अंदर गाड़ी चला दी। लेकिन जैसे ही कार रुकी, छत से एक वस्तु गिर गई और कैटलिन की सीट बेल्ट टूट गई, जिससे वह सीट में फंस गई। कैटलिन ने मे को जल्दी अंदर जाने को कहा, क्योंकि जब तक वह जिंदा है उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन मौत इतनी आसानी से उसे अंदर नहीं जाने देती। छत पर उठी चिंगारियों ने घास फूस को जला दिया और बहुत सारी अंगारियां हवा में बिखर गईं। वह फूलदान, जिसे आवर्धक शीशे से जलाया गया था, गिरने ही वाला था। जैसे ही मे ने दरवाजा खोला, फूलदान गिरा और गैस पाइप टूट गई। गैस के धमाके ने आरवी को पलट दिया और पानी का तालाब ड्राइवर की सीट में भर गया। सीट बेल्ट, जो उसकी जान बचाने वाली थी, अब कैटलिन की मौत का कारण बन गई। इसी बीच लकड़ी की खूंटी ने उसके भाई को कुचल दिया और पास का बिजली का खंभा डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने सबको खत्म करने की ठान ली हो। ठीक उसी समय उसकी घायल माँ घिसटती हुई आई और अपनी आखिरी ताकत लगाकर गर्म लकड़ी की पट्टी उठाई, जिससे चार्ली की जान बच गई। अरे चार्ली, मेरी बात सुनो। को शोक मनाने का समय नहीं मिला और वह जल्दी से अपनी बहन को बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। उसने एक छोटा चाकू निकाला और अपनी बहन की सीट बेल्ट काट दी। इस समय तक कैटलिन मौत के कगार पर थी। सौभाग्य से छाती पर दबाव देने के बाद भी चार्ली ने हार नहीं मानी। उसने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। भाई बहन खुशी से रो पड़े, क्योंकि कैटलिन को मौत के करीब से बचा लिया गया था। उसने मौत का श्राप तोड़ दिया था और अब वे सुरक्षित थे। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? 2 महीने बाद चार्ली को भी उसका जीवन साथी मिल गया, जब कैटलिन ने उसकी बाउटनियां ठीक करने में मदद की। उसकी उंगली गुलाब के कांटे से चुभ गई। वही जानी पहचानी डर की लहर उसके शरीर में फैल गई। उसी समय वह बुजुर्ग महिला जिसने मौत का सिक्का उठाया था, सड़क किनारे नींबू पानी खरीद रही थी। जब उसने अपना बटुआ खोला तो मौत का सिक्का बाहर गिर गया। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ रेलवे ट्रैक के स्विच के गैप में फंस गया। उसी वक्त चार्ली के होने वाले ससुर वहाँ से गुजरे और यूं ही जिक्र किया कि कैसे चार्ली ने अपनी मौत के करीब पहुंची बहन को बचाया था। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने भाई बहनों की गलतफहमी की ओर इशारा किया। अगर छाती पर दबाव डालने से डूबते हुए व्यक्ति को वापस जीवन में लाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। वे बस अस्थायी रूप से बेहोश थे। इसे असली पुनर्जीवन नहीं माना जा सकता। भाई बहनों के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रेन गरजती हुई आई और तुरंत पटरी से उतर गई। हे भगवान, शुक्र है कि हम बाल बाल बच गए। क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।